संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं हमारा संधि का चैप्टर। तो हमने कल की क्लास में यण संधि पढ़ी थी, थोड़ा सा वो डीपली हो गई थी, 1 घंटे का वो लेक्चर बन गया था क्योंकि उसमें सूत्र हमें बहुत कुछ जानने का था। आज हम लगभग अपनी जो स्वर संधि है जिसके हमने 8 भेद पढ़े थे, लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली संधि जो आज की हमारी होगी वो होगी हमारी गुण संधि। जो दूसरी संधि हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि पहली संधि हमने यण संधि पढ़ी थी। तो ये हमारी क्या है, गुण संधि दूसरी संधि है। इसको हम गुण स्वर संधि भी कह सकते हैं, गुण संधि सीधा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो गुण संधि है वो स्वर संधि का ही पार्ट है, स्वर संधि का ही भेद है। इसलिए हमें बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम जो कर रहे हैं वो गुण संधि है या नहीं है। आई होप आप सभी को अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं गुण संधि। तो सबसे पहले हमारे पास जो गुण संधि का सूत्र आता है वो आता है सूत्र अदेंग गुण है। क्या है? अदेंग गुण है। ये हमारा सबसे पहले सूत्र आता है। ये सूत्र क्या कहता है? अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। गुण संख्या स्यात्। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, ये क्या है? इसकी वृत्ति है। अब इसको हम समझते हैं कि पहले ये सूत्र कह क्या रहा है। ये सूत्र कह रहा है कि अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये जो अदेंग गुण है ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। तो हमने कारक में अच्छे से पढ़ा था कि संज्ञा सूत्र क्या होते हैं और जो कारक जो विधि सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये गुण संधि की संज्ञा कराने वाला सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण है सूत्र है। तो एज इट इज प्रश्न हमसे उठा करके पूछ लिया जाता है कि गुण संधि में गुण संधि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कौन सा है? तो हमसे ये एज इट इज उठा करके पूछ लिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो अदेंग गुण है, अदेंग गुण है, ये ही हमारा क्या होता है? गुण संधि संज्ञा करने वाला सूत्र है। और जो आद गुण होता है वो विधि सूत्र होता है। तो यह पता होना चाहिए हमें। इस प्रकार के प्रश्न भी संधि से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि जो संज्ञा सूत्र होता है वो कौन सा होता है और जो विधि सूत्र होता है वो कौन सा होता है। सभी संधियों के अब अलग अलग से, जैसे वृद्धि संधि के वृद्धि राधेच और वृद्धि रेची, तो उनमें से संज्ञा सूत्र कौन सा है, विधि सूत्र कौन सा है। तो संज्ञा सूत्र आप सभी को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पहचान करवाता है किसी शब्द में गुण संधि हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ संज्ञा सूत्र पहचान करवाता है और वो संधि करने का जो विधान करता है अर्थात जो संधि करता है वो सूत्र कौन सा हो जाता है हमारा? वो हो जाता है आद गुण। तो यहाँ पर अदेंग गुण क्या कहता है कि अदेंग, अत से यहाँ पर क्या लिया गया है? अत मीन्स की ए या फिर आ, ए या आ, इसको ही हम क्या बोलते हैं? अत बोलते हैं। अत, अत का अर्थ यही है। अत तत्प्रस्त काल से एक सूत्र आता है, पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ऐसे ही बता रही हूं मैं, क्या संधि के अंदर है चैप्टर में। तो ये जो तत्प्रस्त काल से ये सूत्र जो है, ये सूत्र क्या कहता है कि जो अत शब्द मतलब कि जो तकार होता है ना, तकार,
तकार चाहे स्वर के पहले मतलब स्वर के परे हो या फिर स्वर इसके परे हो, वो क्या करता है, उसी शब्द की पहचान करवाता है। मान लीजिए यहाँ पर तय दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, तय दिया गया है, तो ये तय का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ आप इतना जानिए यहाँ पर इस तय का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर अत शब्द का अर्थ है कि ए और आ। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं मत, यहाँ पर मैं लिख दूं मत, तो मत का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही होगा, तय का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा। तत्प्रस्थ कालस्य सूत्र यही कहता है। ये सूत्र हमसे पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप ये सोचो कि मैम ये अत के अंदर हम यहाँ से यहाँ क्यों नहीं गिन रहे, माहेश्वर सूत्र क्यों नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि हम एंग में माहेश्वर सूत्र गिनते हैं। तो यहाँ पर ये तत्प्रस्थ कालस्य सूत्र यही कहता है कि तय चाहे किसी के बाद में हो, चाहे तय किसी भी स्वर के पहले हो, वो क्या करता है, उस स्वर की पहचान करवाता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्वर है ए, तो ये स्वर की पहचान करवा रहा है ए और आ, अर्थात अत से यहाँ पर ए और आ ही ग्रहण किया जाएगा, कुछ और ग्रहण नहीं किया जाएगा। ए या फिर आ। अब आता है हमारे पास एंग। एंग क्या होता है, एंग माहेश्वर सूत्र, एंग माहेश्वर सूत्र देखेंगे हम, तो एंग में क्या क्या आ रहा है हमारा, ए और ओ, बस ए से शुरू हो रहा है और गैस से खत्म होगा तो ए और ओ ही हमारा आएगा, और कुछ यहाँ पर नहीं आएगा। तो इनके ये सूत्र क्या करता है, इनकी क्या करता है, गुण संज्ञा करता है। क्या करता है, गुण संज्ञा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण है। अदेंग गुण किन किन शब्दों की, अक्षरों की गणना करता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, अत से ए और आ, और एंग से आप यहाँ देख सकते हैं ए, ओ और ग की गणना नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही अक्षर होंगे, तो इनकी गुण संज्ञा अदेंग से होगी। अब हम करते हैं इसका विधि सूत्र जो होता है, विधि सूत्र कौन सा है, तो विधि सूत्र हम सभी जानते ही आद गुण होता है। गुण संधि का जो विधि सूत्र है वो क्या है, आद गुण है। विधि सूत्र आद गुण है। ये आद गुण है सूत्र जो है, ये क्या कहता है, ये समझते हैं हम पहले। आद गुण जो सूत्र है ये कहता है कि इसका अर्थ देख लेते हैं हम सीधा ही हिंदी में, इसकी संस्कृत की वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र क्या कहता है, आद गुण, ये सूत्र कहता है कि अवर्ण, अवर्ण मीन्स सिर्फ और सिर्फ के ए के बाद, मतलब ए या आ, अवर्ण बोला है तो आ का भी ग्रहण इसमें किया जाएगा। अवर्ण के बाद, अवर्ण के बाद अच परे होने पर, क्या होने पर, अच परे होने पर, अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, गुण एकादेश हो जाता है। दोनों के स्थान पर से यहाँ पर अभिप्राय है दूसरा, दूसरा शब्द जो आता है हमारा के स्थान पर क्या हो जाता है, गुण एकादेश, गुण एकादेश हो जाता है। क्या कह रहा है ये, हम अच्छे से इसको समझेंगे। पहले ये जो सूत्र है ये कह रहा है आदगुण कि अवर्ण होना चाहिए, मीन्स कि ए हो या फिर आ हो, और प्लस में क्या हो, प्लस में होना चाहिए हमारा अच।
और अच में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो अच में आते हैं हमारे ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये इनमें से कोई भी अक्षर हो सकता है। तो इन दोनों को क्या हो जाएगा? गुण एकादेश हो जाएगा यहाँ पर और इनको। तो क्या क्या होता है देखते हैं हम। देखो ए के बाद अगर हमारे पास ई है तो इसको इन दोनों को गुण हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ये आपको याद रखना है। ऐ नहीं होगा। ऐ क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐ जो है वो वृद्धि में होता है सिर्फ और सिर्फ। ए इसके अंदर गुण के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा ही होती है। इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं ए प्लस उ तो उसको क्या हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। ए प्लस ओ आदेश हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि ये जो सूत्र है ये सूत्र क्या कहता है कि ए या आ के बाद कोई भी अच हो। अच मीन्स कि सभी के सभी स्वर आ जाते हैं, आप सभी जानते हैं। अच में सभी स्वर आ जाते हैं। 9 के 9 स्वर आ जाते हैं हमारे माहेश्वर सूत्र के अनुसार। कोई भी अपनी मर्जी से स्वर मत उठा लेना, हमारे माहेश्वर सूत्र की ही हमेशा गणना की जाती है। तो अच के अंदर सभी के सभी स्वर आ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर बोला गया है, यही बोला गया है कि पहले क्या होना चाहिए, अर्थात पहले अक्षर में ए या आ होना चाहिए और बाद का कोई भी अच अर्थात स्वर हो तो उसको क्या हो जाता है? गुण एकादेश हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उदाहरण लिख लेते हैं हम। उदाहरण है, मान लीजिए रमा धन ईश है। रमा धन ईश है तो ये हमारा क्या बन जाता है? रमेश है बन जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये रमेश है क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर अंत में देखो आ है। क्या है? आ। पहले अक्षर में हमें बोला गया है ए या आ में से कुछ भी होना चाहिए और दूसरे अक्षर में हमारे पास क्या होनी चाहिए? ए, आ या ई, उ, मतलब कोई भी बड़ा हो सकता है। तो ये हमारे पास होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई को यहाँ पर इन दोनों को मिला करके ए है, यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? रमेश है। अब एक लड़की ने भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। तो वो बोल रही है कि यहाँ पर जैसे रमा प्लस ईश है, रमेश है क्यों बन रहा है? हम यहाँ पर रम प्लस ईश है क्यों नहीं कर सकते? रम प्लस ईश है क्यों नहीं कर सकते? तो आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी को मुझे नहीं लगता वैसे बताना चाहिए, फिर भी मैं बता रही हूँ। यहाँ पर रम प्लस ईश है, इसका विच्छेद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो संधि है वो कहती है कि हमारे पास एक सार्थक शब्द होना चाहिए, अर्थात उसका अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर रमा शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का ईश हम किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं। तो रमेश का अर्थ जो होता है वो विष्णु हो जाता है। क्या हो जाता है? विष्णु। तो यहाँ पर जो रम शब्द है, रम शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है, सार्थक नहीं है। वैसे इसका हम रम शब्द में कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने सुना भी है, बहुत से बोलते हैं कि जिनको खांसी वगैरह हो जाती है तो उनको रम पीनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये रम बियर होती है या दारू होती है, लेकिन मैंने सुना है। तो इसका वैसे कोई मीनिंग नहीं रह जाता क्योंकि ये तो एक नाम हो जाता है किसी का रम, और रम सीधा ये नहीं होता, शायद उसका इंग्लिश में कुछ ऐसा नाम होता होगा। तो यही आपको बताना है कि हमारा जो पहला शब्द है या बाद वाला है या उससे मिलकर जो समस्त पद बन रहा है, सभी के सभी क्या होने चाहिए? हमारे सार्थक होने चाहिए, तभी ही वो सही माना जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी कि गुण संधि है क्या और ये सूत्र क्या कह रहा है। ये सूत्र यही कह रहा है कि ए या आ के बाद में इनमें से कोई भी अर्थात कोई भी स्वर हो सकता है
तो वो क्या हो जाता है, इन दोनों को गुण एकादेश हो जाता है। गुण एकादेश का मतलब होता है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए प्लस ई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो इन दोनों को हटा करके ए हो जाता है। लेकिन जैसे हमने यण संधि पढ़ी तो वहां पर लिखा था हमने यदि धन अपि, यदि धन अपि, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ई को हटा करके यह हो रहा था और ए ऐसा का ऐसा इसके अंदर जुड़ रहा था, तो इसलिए ये यद्यपि बन रहा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक आदेश नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले पहले अक्षर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ए भी चेंज हो जाएगा और ई भी, और किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सूत्र स्पेशली यही कहता है। हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और देखिए, जैसे गंगा प्लस उदकम, गंगा प्लस उदकम, तो ये क्या बन जाता है हमारा, गंगोदकम। क्या बन जाता है, गंगोदकम, गंगोदकम। तो ये यहाँ पर ओ कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंत में आ है और प्लस में यहाँ पर ऊ है, तो इन दोनों को मिला करके हमारा क्या हो गया है, ओ एकादेश हो गया है। तो ये ही हमारी क्या है, गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है। गुण संधि यही कहती है। अब आप ये री के और ये लरी के जो एग्जाम्पल है, ये हम इस सूत्र के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे गुण संधि के अंदर ही उरण रप्रह एक सूत्र आता है, उसके अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है, तो वो हम करते हैं। तीसरा हमारा सूत्र आता है, उरण रप्रह को भी हम विधि सूत्र ही कह सकते हैं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि उरण रप्रह किस प्रकार की संधि का या संधि किस संधि का सूत्र है, तो उरण रप्रह हमारा हो जाता है गुण संधि का ही। तो हम तीसरा सूत्र पढ़ते हैं आज की क्लास का। क्या है सूत्र, उरण रप्रह, उरण रप्रह, ये हमारा अब सूत्र आता है, जो हमारा आज की क्लास का तीसरा सूत्र है गुण संधि का। उरण रप्रह सूत्र क्या कहता है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था री को रे हो जाना, री को ले हो जाना, तो ये सूत्र हमने पढ़ा था। ये सूत्र क्या कहता है, उरण रप्रह, ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि हमारा जो यहाँ पर यण संधि में हम री को रे कर रहे थे, री को ले कर रहे थे, लेकिन ये सूत्र क्या कहता है कि उरण रप्रह जो सूत्र है ये क्या करेगा, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद कुछ भी, चाहे वो जैसे मान लीजिए ए या के आ के बाद कोई ए आ रहा है, सॉरी री आ रहा है, री, तो वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा अर में। किस में बदल जाएगा, अर में। इसी प्रकार ए या सॉरी ऊ या ऊ के बाद अगर री आ रही है तो वो किस में बदल जाएगी, उर में। इसी प्रकार से ई या बड़ी ई के बाद री आ रही है तो ये किस में बदल जाएगी, इर में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, इर में। तो इसी प्रकार से इसमें बोला गया है कि ये जो उरण रप्रह सूत्र है ये क्या करता है, पहले आने वाले शब्द के बाद री का रे बना करके आगे आने वाले शब्द के अनुसार बदल जाता है। जैसे यहाँ पर ऊ के बाद री आ रहा है तो उर में बदल जाता है, ई के बाद ई री आ रहा है तो इर में बदल जाता है। इस प्रकार से ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम इसका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, महाधन ऋषि, सॉरी महाधन ऋषि जो है ये क्या करता है, अंत में यहाँ पर आ है और प्लस में हमारे पास क्या है, री,
तो ये किस में बदल जाएगा, अभी हमने पढ़ा ये किस में बदल जाएगा, अर में। किस में बदल जाएगा, अर में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा शब्द हमारे पास, महर्षि। क्या बन जाएगा, महर्षि। महाधन ऋषि महर्षि। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ सप्त धन ऋषय है, सप्त प्लस ऋषय है, सप्त धन ऋषय है। तो यहाँ पर सप्त के अंदर अंत में क्या है हमारे पास, ए है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास री है, और री से पहले क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है। तो ये किस में बदल जाएगा, अर में। किस में बदल जाएगा, अर में। तो क्या बन जाएगा, सप्त ऋषय है, सप्त ऋषय है, सप्त ऋषय है। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, सप्त ऋषय है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। एक आधा मैं ऊ का भी उदाहरण देख लेती हूँ। ऊ का उदाहरण, गुण संधि के अंदर यहाँ पर कौमुदी के अंदर कोई भी ऊ का उदाहरण नहीं दिया गया है। बाकी मुझे लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे कि ये सूत्र क्या कह रहा है कि ई या ई के बाद री है तो इर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इर। इसी प्रकार से ऊ या ऊ के बाद री है तो उर में बदल जाएगा। इसी प्रकार से ए या आ के बाद री है तो वो अर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर में। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर अब आप बोलोगे कि मैम ए के अनुसार, ऊ के अनुसार, ई के अनुसार ही क्यों यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर आर क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि आर इसलिए नहीं बन रहा है, आर हमारा जो है उसमें वृद्धि संधि में बनेगा, गुण संधि में हमारा आर नहीं बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आर हुआ या फिर बड़ी ई, इर, इसी प्रकार से उर, तो ये हमारा किस में बनेगा, वृद्धि संधि में बनेगा, गुण में नहीं बनेगा। और लरी का भी हमारा उदाहरण जो है वो उरण रप्रय से ही होता है। तो लरी जो क्या है, लरी को हम क्या बोलते हैं, लरी का उदाहरण देख लेते हैं हम। ए या आ के बाद लरी आने पर अल में बदल जाती है। किसमें, ए या आ के बाद क्या आ जाए हमारी, लरी। तो पहले लरी किस में बदल रही थी, यण संधि के अंदर। यण संधि के अंदर हमारी लरी बदल रही थी लय में। किस में बदल रही थी, लय में। लेकिन जो अभी हमारी संधि है वो किस में बदल रही है, वो बदल रही है अल में, अल में। जैसे मैंने लिखा तव धन, तव धन लरिकार, तव धन लरिकार। तो यहाँ पर जो लरिकार है, लरिकार, यहाँ पर अगर हम इसको संधि करते तो यहाँ हमारा क्या बन जाता, यहाँ पर हमारा क्या बनता है, तव धन लरिकार क्या बन जाएगा हमारा, तव लकार। क्या बन जाएगा, तव लकार। क्योंकि यहाँ पर री को खत्म करके क्या बनाया जा रहा है, अल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, अल बनाया जा रहा है। ये लय हलंत होगा क्योंकि यहाँ पर लय भी हलंत है। तो यह हमारा सही क्या हो जाएगा, तव लकार है। क्या हो जाएगा, तव लकार सही हो जाएगा। अब आगे हमारे ये संधि आपको समझ में आ गई होगी, उरण रप्रय क्या करता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारे गुण संधि के अपवाद सूत्र आते हैं कुछ एक, जो जानने जरूरी है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे आपको वही चीजें करवाई जाएगी जो पूछी जाती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और मैंने यहाँ पर थंबनेल में सिर्फ ये डाल रखा है कि ये स्टेट के लिए है, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है क्योंकि मैं पूरी की पूरी कौमुदी के अनुसार आपको संधि है जो करवा रही हूँ। अगर आप नेट का एग्जाम भी दे रहे हैं तो भी आपको संधि उतनी ही काम आने वाली है, चाहे नेट का दो या कोई भी, चाहे स्क्रीनिंग दे रहे हो, कोई और एग्जाम दे रहे हो,
कुछ कोई भी जॉब का एग्जाम हो उसी में भी संधि इतनी ही वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर हमारी जो गुण संधि है, गुण संधि के अपवाद सूत्र हम पढ़ेंगे। अब कुछ एक अपवाद सूत्र है जो जानना जरूरी है, उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक एक उदाहरण उनके। तो सबसे पहले हमारा जो सूत्र आता है अपवाद का, वो क्या है, सूत्र नहीं बोलेंगे हम, वार्तिक है ये। क्या है, वार्तिक। अक्षाद उहिन्याम, अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, सूत्र बोल लीजिए या वार्तिक बोल लीजिए, ये गुण संधि का अपवाद है। अपवाद आप सभी समझते ही होंगे, जिनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। अपवाद मीन्स कि जो गुण संधि कहती है ये उससे अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम का एक उदाहरण आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अक्ष प्लस उहिणी, अक्ष प्लस उहिणी। तो यहाँ पर जो है औ हो रहा है, क्या हो रहा है, औ। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर औ क्यों हो रहा है, ये जो संधि है ए प्लस उ, ये संधि तो हमारी ये कहती है कि यहाँ पर ओ होना चाहिए, औ न होकर के ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये वार्तिक ये इसीलिए दिया गया स्पेशली। आप सभी जानते हैं, आपने अभी पढ़ा कि ए या आ के बाद, गुण संधि में हमने क्या पढ़ा, ए या आ के बाद क्या होना चाहिए, ए या आ के बाद हमारे कोई भी अच हो, कोई भी अच हो तो वो किस में बदल जाएगा, वो गुण संधि में बदल जाएगा और गुण एक आदेश हो जाएगा। कोई भी अच हो सकता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए और उ को, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, ओ होना चाहिए था, लेकिन औ हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा औ हो रहा है इस सूत्र के अनुसार। तो ये सूत्र यही कहता है, अपवाद इसीलिए बोला गया है इस सूत्र को, क्योंकि यहाँ पर ओ न होकर के, ओ न होकर के अर्थात गुण संधि न होकर के क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। तो इसीलिए इसको अपवाद बोला जाता है। और इसका जो समस्त पद बनेगा वो क्या बनेगा, अक्षोहिणी। क्या बनेगा, अक्षोहिणी। आई होप आप ये वार्तिक समझ गए होंगे। ये सूत्र वैसे इसमें गुण संधि होनी थी, लेकिन ये सूत्र अपवाद सूत्र है, या फिर वार्तिक जो है ये अपवाद है इसका, गुण संधि का, इसलिए यहाँ पर गुण संधि न होकर के क्या हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों शब्दों को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गुण होनी चाहिए। तो हमसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अक्षोहिणी शब्द दे करके, अक्षोहिणी शब्द अगर हमें दे दिया जाता है तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर संधि कौन सी है, वृद्धि है। कौन सी संधि है, वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर दो मात्रा लगी हुई है। लेकिन अगर हमें अक्ष प्लस उहिणी दे दिया गया, अक्ष प्लस उहिणी, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ए और उ क्या बनते हैं, ओ, और हम क्या कर देंगे, ठीक अक्षोहिणी कर देंगे। क्या कर देंगे, अक्षोहिणी। तो ये सरासर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि ये वार्तिक जो है ये क्या कहता है। अब हमारा अगला वार्तिक आता है, क्या है अगला वार्तिक, देख लेते हैं उसको एक बार। स्वादि रे रेणु हो। तो ये जो वार्तिक है ये क्या कहता है, सब प्लस ईर हो, क्या हो, सब प्लस ईर हो। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर ए है हमारा और यहाँ पर क्या है, ई, और इन दोनों को मिलाकर के हमें बनाना क्या है, ए। क्या बनाना है हमें, इन दोनों को मिलाकर के ए बनाना है। लेकिन ये क्या है, गुण संधि का एक अपवाद वार्तिक है या सूत्र है, तो इसको हम क्या बनाएंगे,
ए न बना करके हम क्या बनाएंगे, ऐ। तो यहाँ पर हमारा ये स प्लस ईर का क्या बन जाएगा, सवेर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सवेर। सवेर नहीं बनेगा, सवेर नहीं बनेगा। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यही गुण संधि के अपवाद है। बिल्कुल इजी इजी से है, बस आप इनको याद रखोगे तो आप ये अच्छे से जान जाओगे कि किसका कौन सा उदाहरण है। कुछ एक और अपवाद सूत्र है, वो हम देख लेते हैं क्या है आगे। फिर हमारा एक सूत्र आता है रीते च तृतीया समास से, वार्तिक ही है ये भी। क्या है, रीते च तृतीया समास से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, और एस्टेट के ही एग्जाम में पूछा गया है। एस्टेट के ही एग्जाम में शायद 2022 या 23 में से कोई एग्जाम है, वो मैं आपको जब सोल्व करवाऊंगी तो वो मैं आपको बता दूंगी। अगर 22 में पूछा गया है तो मैंने ये सोल्व करवा भी दिया होगा, लेकिन 23 वाला मैं आपको जब प्रीवियस ईयर के सोल्व करवाऊंगी तो उसमें आप अच्छे से देखिएगा। तो ये जो वार्तिक है ये क्या कहता है कि रीते, रीते का अर्थ क्या होता है, बिना। बिना अर्थ में, बिना अर्थ भी हम ले सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं हीन। हीन, हीन या बिना अर्थ में क्या होती है, वृद्धि संधि हम इसमें करेंगे। जैसे यहां पर हम देखते हैं उदाहरण, सुखेन, सुख प्लस रीत है। क्या है, सुख प्लस रीत है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सुख प्लस रीत है क्या हो जाता है हमारा, सुखार्थ। ए और री क्या बन जाता है, आर बन जाता है। क्या बन जाता है, आर। और बनना क्या चाहिए हमें, यहाँ पर अर बनाना चाहिए। यहाँ पर क्या बनना चाहिए हमारा, सुख, सुखर्त बनना चाहिए हमारा, सुखर्त बनना चाहिए गुण संधि के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ये गुण संधि का अपवाद सूत्र है, रीते च तृतीया समास है, इसलिए यहाँ पर सुखर्त न बन करके क्या बन जाता है, सुखार्थ है बन जाता है। क्या बन जाता है, सुखार्थ है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, सुख धन रीत है, सुखार्थ है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, और यही एज इट इज एग्जाम्पल उठा करके पूछा गया था, और मैं गलत करके ही आई थी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 2022 में बिना कोई तैयारी के ही एग्जाम दिया था, तो मैंने गलत ही किया था। अब जैसे यहाँ पर सुख प्लस रीत है, सुख धन रीत है, हमने अभी अभी क्या बनाया, सुखार्थ बन रहा है। ये तो मैंने पढ़ लिया अच्छे से कि सुख धन रीत है, सुखार्थ बनता है। इसी प्रकार एग्जामिनर ने क्या किया, पूछा परम प्लस रीत है। एग्जामिनर ने ये पूछा परम प्लस रीत है क्या बनेगा, तो मैंने क्या बनाया, इसको दोनों को मिला करके परमार्थ है बना दिया। क्या बना दिया, परमार्थ है। और आप भी यही गलती करोगे, 100% यही गलती करोगे। जिसको पता है उसको छोड़ करके बाकी सभी बच्चे यही गलती करके आएंगे, और ये सरासर क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्योंकि परम धन रीत है, यहाँ पर जो रीत है शब्द है ये हीन अर्थ में नहीं है, हीन अर्थ में नहीं है। और ना ही ये क्या है, तृतीया समास है, अर्थात तृतीया समास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर परम धन रीत है क्या बनेगा, परमर्थ बनेगा। क्या बनेगा, परमर्थ बनेगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, जितने मर्जी स्टार लगा सकते हैं आप। सुख धन रीत है, सुखार्थ बनता है, तो ये इस वार्तिक से बनता है, रीते च तृतीया समास से। तृतीया समास से इस वार्तिक से सुखार्थ बनता है, क्योंकि हम इसको बना सकते हैं। तृतीया समास से इसका अभिप्राय क्या है, क्योंकि हम इसका विग्रह करते हैं तो ये बना सकते हैं हम, सुखेन रीत है। क्या बना सकते हैं, सुखेन रीत है। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा फिर हमारा सुख के, सुख से हीन, या फिर सुख के बिना। क्या हो जाएगा, सुख से हीन या फिर सुख के बिना। लेकिन यहाँ पर परमार्थ है जो शब्द है, इसको हम परमेन रीत नहीं लिख सकते हैं।
क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, पर मेन रीत है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, परमर्तः शब्द में गुण संधि ही रहेगी। क्या रहेगी, गुण संधि ही हमारी होगी, वृद्धि संधि हमारी नहीं होगी। तो यहाँ पर परमार्थः शब्द नहीं बनेगा और रीतः परमर्थः शब्द सही हो जाएगा। आई होप आप ये सुखार्थः और परमर्थः समझ गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए। प्रीवियस एग्जाम में रीते च तृतीया समासे से पूछा भी गया है और फिर उदाहरण देकर के परम प्लस रीतः ये भी अलग से एक क्वेश्चन आया था और ये पूछा गया है। फिर आप मत बोलिएगा कि मैम आपने करवाया नहीं था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा जो सूत्र आता है वो आता है प्रादु होडू। मुझे तो याद भी नहीं रहता है ये क्या है, प्रादु होडो, प्रादु होडो ढई सयेशु। ढई क्या है, प्रादु होडो ढे सयेशु, सयेशु। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक सूत्र हो जाता है, प्रादु होडो ढेय सयेशु। तो ये सूत्र क्या कहता है कि प्रय आदि उपसर्ग में हो, प्रय प्लस हो, प्रय उपसर्ग हो, प्लस में क्या हो, उह, और क्या हो, उह ओ, और ओड, ओड है या फिर होड है, ये उड, उह, उड, उड, उडी, और क्या होना चाहिए यहाँ पर, एश है, एश, एश है या फिर एश। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये अलग से है, इनको हम अलग से देखेंगे दोनों को। इनको देखिए, हमारा जो गुण संधि है वो क्या कहता है कि प्र प्लस उह होने पर क्या बनेगा, प्रोह बनेगा। क्या बनेगा, प्रोह, प्रोह बनेगा। गुण संधि तो यही कहती है हमारी कि ये प्रोह बनना चाहिए, लेकिन ये गुण संधि का एक अपवाद सूत्र है, प्रादु होडो ढय सयेशु। तो ये क्या करता है, ये सूत्र प्रोह न बना करके क्या बनाता है, प्रोह बनाता है। क्या बनाता है, प्रोह बनाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। यही यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से प्रधन ऊढ़ दे दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्रोढ़, और प्रोढ़ी, प्रधन ओढ़ी क्या बन जाती है हमारी, प्रोढ़ी बन जाती है। लेकिन ये जो दिए गए हैं एश है और एश है, ये दोनों शब्द जो है ये क्या है, ये वृद्धि संधि ही है, अपवाद नहीं है। क्या नहीं है, वृद्धि संधि के अपवाद नहीं है, और सिर्फ वृद्धि संधि ही है, अपवाद नहीं है। और ये पूछा जाता है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनमें से वृद्धि संधि का अपवाद कौन सा नहीं है। तो ये जो है प्रधन एश है, प्र प्लस एश है,
ये बनेगा ही बनेगा प्रेस है। इसमें संधि कौन सी है? वृद्धि है। ये अपवाद नहीं है, ये बनेगा ही बनेगा वृद्धि संधि में। ये गुण संधि में बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार से प्रेष्य शब्द भी है, ये भी क्या किस में बनेगा? ये भी हमारा वृद्धि में ही बनेगा, गुण संधि के अंदर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए दिया गया है। यहाँ पर अगर ई होती तो ये हमारा गुण संधि का होता, लेकिन यहाँ पर ए दिया गया है, इस वजह से ये वृद्धि संधि के अपवाद नहीं है, बल्कि वृद्धि संधि ही है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो ये सूत्र भी हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन आप सभी के लिए ही करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो है मेरे काम आने वाली है। तो थोड़ा सा डीपली है, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मुझे एस्टेट का लेवल पता है। एस्टेट वाले संस्कृत में कितना लेवल का देते हैं एग्जाम, वो मुझे अच्छे से पता है। इसके बाद हमारे पास एक और सूत्र आता है, जिसको हम बोलते हैं उपसर्गाद रीति धातु। उपसर्गाद रीति धातु। तो ये क्या कहता है कि उपसर्ग होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? री होनी चाहिए। तो वो क्या बन जाएगी? जैसे मैंने लिखा, उपसर्ग कौन कौन से होने चाहिए? प्र उपसर्ग हो, उप उपसर्ग हो, या फिर अव उपसर्ग हो। इन उपसर्ग हो, ये उपसर्ग होने चाहिए, और इसके बाद री, रीति धातु दिया हुआ है ना, तो रिच्छति होना चाहिए, मतलब कि प्र प्लस रिच्छति, रिच्छति। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो अपवाद सूत्र पढ़ रहे हैं हम, आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर प्रधन री होना चाहिए था हमारा, अर क्या होना चाहिए था? अर। लेकिन यहाँ पर अर न होकर के क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि संधि इसमें हो जाएगी। ये अपवाद सूत्र है गुण संधि का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्राच्छति। क्या हो जाएगी? प्राच्छति। प्राच्छति सही हो जाएगा, प्रच्छति सही नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्र उप अव की जगह कुछ और होता, जैसे मैं लिखती हूँ कै क्रय धन रिच्छति, लिखती हूँ मैं क्रय धन रिच्छति। तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर ये उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा अर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? कृच्छति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृच्छति। लेकिन यहाँ पर उपसर्गाद रीति धातु कहता है कि पहले उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद रिच्छति धातु होनी चाहिए, रिच्छति धातु। तो उसको क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लिखे उपधन रिच्छति, उपधन रिच्छति, तो उप धन रिच्छति को उपरछति न बन करके क्या बनेगा? उपारछति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपारछति। तो ये हमारी गुण संधि यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे हमारी अगली संधि, जिसका नाम क्या है? अयादि संधि। क्या नाम है? अयादि संधि। तीसरी संधि करते हैं हम, अयादि संधि। थोड़ा सा यहाँ पर हमें स्वर संधि में ही टाइम लगेगा, उसके बाद हमारी विसर्ग संधि, और वो बिल्कुल छोटी छोटी है, तो हम 2 या 3 दिन में व्यंजन और विसर्ग को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा हमारी जो है स्वर संधि है वो थोड़ा सा बड़ी है, इसलिए हमें थोड़ा समय लग सकता है। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। तो यहाँ पर हमारी जो अयादि संधि है, ये क्या कहती है? सबसे पहले हमारा सूत्र आता है एचो आय अव आय, एचो अय अव आय आव। ये हमारा क्या है? एक सूत्र है, किसका है? अयादि संधि का। क्या है? अयादि संधि का सूत्र है एचो अय अव आय आव है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि एज होना चाहिए, पहले क्या हो? हमारे पास एज हो। एच में क्या क्या आते हैं हमारे? एच में आएंगे हमारे ए ओ आई अव। तो मैं लिख देती हूँ ए ओ आई
और औ। ए ओ आई औ, इनको कर्म से क्या हो जाएगा, ए को आदेश हो जाएगा अय। कोई भी असमान स्वर होना चाहिए बाद में, मतलब कोई भी स्वर हो बाद में स्वर ही होगा स्वर संधि के अंदर, आप सभी ये जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ए को अय आदेश हो जाएगा, ओ को क्या आदेश हो जाएगा अब। इसी प्रकार से ऐ को क्या आदेश हो जाएगा, ऐ को आदेश हो जाएगा आय, और औ को आदेश हो जाएगा आव। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें बोला गया है पहले एच होने चाहिए, तो एच हमारे क्या आते हैं, ए ओ आई औ, तो ये हमने 4 लिख दिए, ए ओ आई औ। इसके बाद बोला है कर्म से होने चाहिए, तो कर्म से पहले नंबर पर हमारा आ रहा है अय, उसके बाद हमारा आ रहा है अव, तो ये दूसरा हो गया, फिर आय ये तीसरा हो गया, और फिर आव, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया चौथा। तो ये ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम इनका। तो इनका सबसे पहले हमारे पास एक उदाहरण आता है, जैसे मैं लिख रही हूं हरे धन ए। तो यहाँ पर हमारे पास ए आ रहा है पहले, उसके बाद मैंने बोला कोई भी असमान स्वर हो, तो यहाँ पर असमान स्वर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है ए, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है ए। तो ये दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अन्य ही स्वर आने चाहिए, कोई भी असमान स्वर हो सकते हैं या फिर समान स्वर भी हम बोल सकते हैं। तो इन दोनों को क्या हो गया, हमारा अय हो गया है, क्या हो गया अय। तो ये क्या बन गया है र। इन दोनों को नहीं हुआ है, ये जो ए है ये रहेगा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ए, ये जो ए है ये अय में कन्वर्ट होगा। देखो मैं समझाती हूँ आपको। पहले हमने जब गुण संधि पढ़ी, गुण संधि में हमने क्या किया था, ए प्लस ई को दोनों को मिला करके क्या कर दिया था, ए कर दिया था। लेकिन ये जो संधि है ना, ये संधि अयादि संधि, ये क्या कहती है कि हरे धन ए, हरे धन ए। तो यहाँ पर इस ए को, ये जो ए है ना, इसी ए को क्या होगा, अय आदेश होगा, अय आदेश, और ये ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, हर। ये हर, हर यहाँ पर यहाँ तक होता है, और ये र, और ये ए जो है ये इसके अंदर मिल गया, और ये जो हलंत है ये ए लगा करके हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, और ये हर ये शब्द बन जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, इतना इजी लेवल से मैं आपको करवा रही हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे इजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर करवा रहा होगा आप सभी को। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा गलई धन आयति, तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्या है, आई है, और इसी को देख करके हमें पता लगाना है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, आय। क्या बन जाएगा, आय। बाद में कोई भी असमान स्वर हो सकता है, तो ये हमारा जो शब्द बनेगा ये क्या बनेगा, गलायति। क्या बनेगा, गलायति। यहाँ पर जो शब्द है ना, यहाँ पर फर्स्ट में इसी शब्द को देख करके अंदाजा लगाना है। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए होता तो यहाँ पर क्या बनता, अय बनता। तो और यहाँ पर अभी क्या है, अय, तो यहाँ पर आय बन गया है। इसी प्रकार से हम औ का एग्जाम्पल देखते हैं। औ का एग्जाम्पल देखते हैं हम। औ का जैसे मान लीजिए भो प्लस अयति, क्या है, भौ प्लस अयति, भौ प्लस अयति। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, औ, और इसी को देख करके हमें पता चल गया कि औ को हमें क्या बनाना है, आव। क्या बनाना है, आव। और यहाँ पर ये वह हलंत है, और ये अय मिलकर करके क्या बन जाएगा, देखो मैं बनाती हूँ भौ। भौ को यहाँ पर हमने औ को हमने कन्वर्ट कर दिया आव में, तो प्लस में आव,
और उसके बाद हमारा क्या रहता है अयति। तो अयति एज इट इज उठा करके यहाँ लिखेंगे और अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये भावयति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भावयति। मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारी अयादी संधि है वो सही है और इसी प्रकार से हमें ये करना है। इसके बाद हमारे कुछ एक वार्तिक आते हैं, उनको हम कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या है सबसे पहले वार्तिक, वांतो ये प्रत्यय। क्या है, वांतो ये प्रत्यय, प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय। तो ये जो हमारा वार्तिक है ये क्या कहता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ये जो वार्तिक है ये कहता है कि ओ या फिर औ हो और उसके बाद में कोई यह प्रत्यय भी यह भी आ जाए तो भी ये किस में बदल जाएगा हमारा, ये बदल जाएगा हमारा आव। ओ जो है वो आव में बदल जाएगा, ओ जो है वो अव में बदल जाएगा और औ जो है वो आव में बदल जाएगा। वांतो ये प्रत्यय ये कहता है, अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी असमान स्वर होने चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा था कि यहाँ पर दूसरे पद में कोई भी असमान स्वर ही होना चाहिए, दूसरे पद में भी क्या होना चाहिए, स्वर ही होना चाहिए। लेकिन ये वांतो ये प्रत्यय क्या कहता है, ये वार्तिक कहता है कि अगर दूसरे पद में यह भी है ना, यह भी, तो भी क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, तो भी ये इसी प्रकार से अव और आव में बदल जाएगा। जैसे मैं लिखती हूँ गोधन, गो धन युति, गोधन युति। तो यहाँ पर ओ को क्या हो गया है, अव आदेश हो गया है। क्या हो गया है, अव आदेश। और गो को अव आदेश होने से क्या बनता है हमारा रूप, ग प्लस अव प्लस युति। और ये हमारा टोटल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये इतना नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसको अगर टोटल मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गवयुति। क्या बन जाएगा, गवयुति। तो अगर हमसे पूछा जाए कि गवयुति की सिद्धि कौन सा सूत्र करता है, तो ये करता है वांतो ये प्रत्यय। क्या करता है, वांतो ये प्रत्यय। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट सूत्र आता है जिसको हम बोलते हैं अवंग स्फोटायनस्य च, जिसके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। अवंग स्फोटायनस्य च सूत्र को देखेंगे हम। अवंग स्फोटायनस्य च, ये हमारा एक सूत्र आता है। ये सूत्र क्या कहता है, एक स्फोटायन ऋषि हुए हैं। क्या है, स्फोटायन ऋषि, स्फोटायन ऋषि। तो ये क्या कहते हैं, स्फोटायन ऋषि जो है हमारे, ये क्या कहते हैं, गो होना चाहिए पहले और उसके बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर। तो गो का जो ओ है ना, ओ, गो के अंदर जब हम ओ निकाल लेते हैं तो ओ को क्या आदेश हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा। अर्थात आदेश होना मैंने बताया कि ओ को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा और अवंग आदेश हो जाएगा। अर्थात तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास रूप, ग प्लस अवंग, इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन बाद में स्वर होना चाहिए तो स्वर हम पूरा रूप लिख लेते हैं। एक बार उदाहरण इसका, पहले ये समझाने के लिए लिखा था कि गो होना चाहिए, उसके बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ओ जो है, ओ जो है वो अवंग में बदल जाएगा। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा गोधन, गोधन अग्रम। क्या लिखा मैंने, गोधन अग्रम।
तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि पहले ओ होना चाहिए और फिर उसके बाद में हमारे पास स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास स्वर क्या है, ए। तो ये हमारा दोनों है। तो यहाँ पर ओ को क्या आदेश हो जाएगा, अवंग। क्या आदेश हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग प्लस अवंग प्लस अगरम। तो यहाँ पर हम इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग पूरा हो जाएगा, व आ ग की यहाँ पर इसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर अव ही शेष बचता है। तो यहाँ पर ग की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने आपको प्रत्याहार संज्ञा और इत संज्ञा अच्छे से करवा रखी है। आप सारा दिन बोलते रहते हो कि मैम आप हमें प्रैक्टिस करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए। आपकी यही प्रैक्टिस है। अवंग में जो ग है हमारा, ग बोलते हैं हम इसको, वैसे दिखने में ये ड होता है लेकिन इसको हम ग ही बोलते हैं। तो इसकी इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है, ये आज का आपका प्रश्न है और ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने सभी के सभी 6 के 6 इत संज्ञा सूत्र बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल इजी लेवल से आपको करवाया है। तो यहाँ पर ग की इत संज्ञा होकर के अवशेष बचता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए व के अंदर ऑलरेडी ए है, इसलिए यहाँ पर ए मिलाने से आ बन गया और ग्रम क्या बन गया, गवाग्रम रूप बन जाता है। क्या बन जाता है, गवाग्रम रूप बन जाता है। और ये गवाग्रम रूप की सिद्धि किस से हुई है, तो ये हुई है अवंग स्फोटायनस्य जैसे। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, गो के बाद कोई भी स्वर हो तो उसको क्या हो जाता है, अवंग आदेश हो जाता है, किसको, ओ को। ये सूत्र यही कहता है। अब हमने जैसे गवाग्रम बनाया तो अवंग स्फोटायनस्य जैसे तो हमने गवाग्रम बना दिया, लेकिन गवाग्रम शब्द को हम किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इसको प्रकृति भाव करके बना सकते हैं। तो प्रकृति भाव में क्या हो जाता है आप सभी जानते ही हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये हमारा जैसे विच्छेद है तो गोधन अग्रम, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया गोधन अग्रम। अब प्रकृति भाव में हमारा क्या हो जाता है, प्रकृति भाव में एज इट इज रहता है, तो ये हमारा बन जाता है गोधन अग्रम। धन नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर प्रकृति भाव हमने समस्त पद बनाना है तो गो अग्रम हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा रूप बनता है हमारा अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से। मैं थोड़ा सा हिंट डाल देती हूँ, सफो। तो ये हमारा दूसरा रूप बन जाता है गवाग्रम। गवाग्रम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने बताया नहीं था। पूछा जाता है ये एग्जाम में, और किस प्रकार से पूछा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। पहले ये आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में। तीसरा हमारा आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप उसमें क्या बनता है, गोधन। गोधन अग्रम क्या बनता है, गौग्रम। क्या बनता है, गौग्रम। अवग्रह का चिन्ह लग जाता है, आप सभी जानते हैं पूर्व रूप में। और इसके बाद जो है ये अवग्रह का चिन्ह है। इसके बाद चौथा हमारा आता है जिसमें हमारी क्या संधि हो जाती है चौथे के अंदर, तो वो हो जाती है हमारी तीन ही रूप बनेंगे इसके। तो ये तीनों रूप आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न किस प्रकार से आया था, आपने ये उतार लिया तो मैं इसका जो प्रश्न है वो बनाती हूँ। नहीं उतारा है तो पीछे जाकर के एक बार थोड़ा रिवर्स ले लीजिए वीडियो को, फिर देखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि इनमें से सही रूप कौन सा नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गो प्लस अग्रम। गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम का समस्त पद। या फिर हम इसको बोल सकते हैं संधि। क्या होगी संधि, क्या होगी संधि का अर्थ आप सभी जानते ही हैं, जोड़ होता है। तो यहाँ पर अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है
संधि जोड़ मतलब इसका, तो हमसे सॉरी, क्या होगी नहीं पूछना है हमें, नहीं होगी पूछना है। क्या नहीं होगी, क्यों नहीं, क्योंकि हमने नहीं क्यों पूछा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 ऑप्शन होगी की है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा गवाग्रम, दूसरा ऑप्शन है हमारा गोअग्रम, तीसरा है हमारा गवाग्रम, गोअग्रम, गोअग्रम या फिर गवेग्रम। तो यहाँ पर नहीं पूछा है नहीं, आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें यही ज्यादातर कंफ्यूज कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं अस्थि और नास्ति पर। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज का आपका 2 प्रश्न हो गया है। एक मैंने पूछा कि अवम शब्द में इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न आपका ये है और दूसरा प्रश्न आपका ये है। या मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका सही रूप कौन सा नहीं है, ये या ये या ये या फिर ये। आज की क्लास हम इतने ही करेंगे, बाकी हम कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कृपया करके क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको तो शेयर करने में बिल्कुल थोड़ा सा कम समय ही लगता है, सेकंड भी नहीं लगते हैं। हम आपके लिए 2-2 घंटे अगर बर्बाद कर देती हूँ, तो बर्बाद मीन्स कि आप सभी के लिए ही मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आप जा सकते हैं।